सूक्ष्म विषयत्वम च बराबर और सूक्ष्म विषयता। अलिंग पर्यवसानम बराबर किसी में लीन न होने वाली अथवा लिंग रहित मूल प्रकृति पर्यंत है। अन्व्यार्थ सूक्ष्म विषयता अलिंग प्रकृति पर्यंत है। व्याख्या सूक्ष्म विषय जो सविचार और निर्विचार समाप्ति में बतलाए हैं, उनकी सूक्ष्म विषयता परमाणुओं में समाप्त नहीं हो जाती, किंतु प्रकृति पर्यंत है। अर्थात पार्थिव परमाणु तथा इसका कारणभूत गंध मात्रा, जल परमाणु तथा इसका कारणीभूत रस तन्मात्रा, अग्नि परमाणु तथा इसका कारणीभूत रूप तन्मात्रा, वायु परमाणु तथा इसका कारणीभूत स्पर्श तन्मात्रा, आकाश परमाणु तथा इसका कारणीभूत शब्द तन्मात्रा एवं पंच तन्मात्राओं का कारणीभूत अहंकार, अहंकार का कारणीभूत लिंग संज्ञक महत्तत्व और महत्तत्व का कारण अलिंग संज्ञक प्रकृति, ये सब सूक्ष्म विषयों के अंतर्गत हैं। इन सब में से पूर्व कार्य की अपेक्षा से उत्तर कारणीभूत सूक्ष्म है। प्रकृति से परे अन्य किसी सूक्ष्म पदार्थ के न होने से प्रकृति में ही सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है। यद्यपि अव्यक्तात् पुरुषः परः इस श्रुति से प्रकृति की अपेक्षा पुरुष सूक्ष्म है, तथापि पुरुष के अग्राह्य और चेतन होने से उसकी सूक्ष्मता जड़ तत्व की सूक्ष्मता से विलक्षण है। अर्थात जैसे महत् तत्व की अपेक्षा से प्रकृति में सूक्ष्मता है, वैसी पुरुष में नहीं, क्योंकि जिस प्रकार महत् तत्व का प्रकृति उपादान कारण है, वैसा पुरुष उपादान कारण नहीं है, किंतु निमित्त कारण है। इसलिए यद्यपि वस्तुतः पुरुष ही सूक्ष्मतम है, तथापि जड़ ग्राह्य परिणामी उपादान कारण सहित सूक्ष्मता की विश्रांति यहाँ प्रकृति में बतलाई गई है। सूक्ष्म भूतों से लेकर प्रकृति पर्यंत जितने सूक्ष्म पदार्थ हैं, वे सब विचार समाप्ति के विषय हैं। इसलिए आनंदानुगत और अस्मितानुगत निर्विचार समाप्ति की ग्रहण और ग्रहीता रूप उच्चतर तथा उच्चतम अवस्थाएं हैं। सूक्ष्मता किसी नए तत्व के उपादान कारण होने की अपेक्षा से बतलाई गई है। इसलिए 5 स्थूल भूत और 11 इंद्रियां किसी नए तत्व के उपादान कारण न होने से स्थूल विषय माने गए हैं। विशेष वक्तव्य सूत्र 45। इस सूत्र में केवल सूक्ष्म विषयों की सूक्ष्मता की पराकाष्ठा बतलाई गई है। इससे यह न समझना चाहिए कि अलिंग मूल प्रकृति भी योगी के संयम का विषय बन सकती है, क्योंकि वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में केवल विकृति अर्थात स्थूल भूतों और उनसे बनी हुई चीजों का साक्षात्कार होता है। विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि में स्थूल भूतों की प्रकृति सूक्ष्म भूतों से लेकर तन मात्राओं तक का जो अहंकार की विकृति है, साक्षात्कार होता है। विचारानुगत की उच्चतर भूमि आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में उनकी प्रकृति अहंकार का जो महत् तत्व अर्थात चित्त की विकृति है, साक्षात्कार होता है। और विचारानुगत की उच्चतम भूमि अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में उसकी प्रकृति अस्मिता अर्थात आत्मा से प्रकाशित चित्त का जो अलिंग मूल प्रकृति की विकृति है, साक्षात्कार होता है। उसके पश्चात मूल प्रकृति का साक्षात्कार नहीं होता है, प्रत्युत विवेक ख्याति द्वारा चित्त और आत्मा के भेद का ज्ञान होता है। विकृति व्यक्त होती है, उससे उसकी सूक्ष्मतर अव्यक्त प्रकृति अनुमान गम्य होती है। वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में केवल विकृति अर्थात व्यक्त स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है। उससे उनकी
अव्यक्त प्रकृति सूक्ष्म भूतों का अनुमान किया जाता है। विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि में जब उनकी प्रकृति सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार होता है, तब वे व्यक्त हो जाने से किसी अव्यक्त प्रकृति की विकृति सिद्ध होते हैं। अतः उनकी अव्यक्त प्रकृति अहंकार अनुमान गम्य होती है। आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में जब अहंकार का साक्षात्कार होता है, तब वह व्यक्त हो जाने से विकृति रूप सिद्ध होता है और उसकी अव्यक्त प्रकृति अस्मिता अर्थात आत्मा से प्रकाशित चित्त अनुमान गम्य होता है। अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में जब अस्मिता का साक्षात्कार होता है, तब व्यक्त हो जाने से वह विकृति रूप सिद्ध हो जाता है और किसी अव्यक्त प्रकृति की अपेक्षा रखता है जो अनुमान गम्य होती है। यह अलिंग मूल प्रकृति अर्थात गुणों की साम्यावस्था है। इसका साक्षात्कार नहीं होता। विवेक ख्याति द्वारा आत्मा और चित्त में भेद ज्ञान होता है। यदि इसके पश्चात और किसी प्रकृति का समाधि द्वारा साक्षात्कार माना जाए, तो व्यक्त हो जाने से वह विकृति रूप सिद्ध हो जाएगी और उसकी कोई और अव्यक्त मूल प्रकृति अनुमान गम्य माननी पड़ेगी। इस प्रकार अनवस्था दोष आएगा। अलिंग मूल प्रकृति गुणों की साम्यावस्था का नाम है, जिसमें साम्य परिणाम अर्थात सत्व का सत्व में, रज का रज में और तम का तम में स्वरूप परिणाम हो रहा है। चित्त तीनों गुणों का प्रथम विरूप परिणाम है, जो सत्व प्रधान है और जिसमें सत्व में रज क्रिया मात्र और तम उस क्रिया को रोकने मात्र काम कर रहा है। चूंकि चित्त त्रिगुणात्मक विषम परिणाम है, अतः उसके द्वारा गुणों के साम्य परिणाम का साक्षात्कार नहीं हो सकता। संप्रज्ञात समाधि की चार भूमियों, वितर्कानुगत में स्थूल भूतों का, विचारानुगत में सूक्ष्म भूतों का तन्मात्राओं तक, आनंदानुगत में अहंकार का और अस्मितानुगत में अस्मिता का साक्षात्कार बतलाया गया है। कोई ऐसी भूमि नहीं बतलाई गई है जिसमें मूल प्रकृति का साक्षात्कार होता हो, तथा सूत्र 41 में ग्राह्य रूप स्थूल एवं सूक्ष्म भूतों का ग्रहण रूप अहंकार का और ग्रहीत रूप अस्मिता की ही समाप्ति बतलाई गई है। यदि सूत्रकार को मूल प्रकृति का भी बतलाना अभिमत होता, तो उसका भी वर्णन किया जाता। अतः सूत्र 46 ता एव सबीजः समाधि से अभिप्राय इन्हीं बतलाई हुई समाप्तियों से है, जिनमें मूल प्रकृति सम्मिलित नहीं है। मूल प्रकृति अर्थात गुणों की साम्यावस्था का पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर इसके साक्षात्कार करने में पुरुष का क्या प्रयोजन हो सकता है? कई अभ्यासियों के संबंध में यह कहा जाता है कि उन्होंने मूल प्रकृति का भी साक्षात्कार किया है। इस संबंध में हम केवल इतना बतला देना उचित समझते हैं कि यह धोखा विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि की ही प्रकाशमय अवस्था में होने लगता है। इससे ऊपर की भूमियों आनंदानुगत में केवल अहंकार का और अस्मितानुगत में अस्मिता का ही भान होता है। अन्य सब विषय नीचे ही रह जाते हैं। मूल प्रकृति का यदि किसी विषय के रूप में साक्षात्कार हो, तो वह अस्मिता और अहंकार से नीचे केवल तन्मात्रा या कोई सूक्ष्म विषय ही सिद्ध होंगी। हाँ, जिस प्रकार विवेक ख्याति में पुरुष का साक्षात्कार चित्त द्वारा कहा जाता है, यद्यपि वह स्वरूप प्रतिष्ठित अवस्था नहीं है, इसी प्रकार विवेक ख्याति में चित्त के साक्षात्कार से साथ ही साथ गुणों की साम्यावस्था का भी साक्षात्कार कहा जा सकता है। यद्यपि चित्त के बनाने वाले गुणों का साम्य परिणाम तो पुरुष का भोग और अपवर्ग संपादन करने के पश्चात
उनके प्रति प्रसव अवस्था में ही होता है। ये चारों समाप्तियां सबीज समाधि है, यह बतलाते हैं।